नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। असम सरकार ने सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया तो तूफान खड़ा हो गया। एआईडीयूएफ समेत विपक्षी पार्टियों ने इसे आरएसएस का एजेंडा लागू करने की साजिश कहा है। तो असम सरकार की दलील है कि सरकारी खर्च पर अगर कुरान पढ़ाएं तो फिर बाइबल और गीता क्यों ना पढ़ें। असम सरकार सरकारी मदरसों को बंद करने का नोटिफिकेशन नवंबर में निकालेगी। इसी के साथ संस्कृत शिक्षण संस्थानों पर भी सरकार अलग से नोटिफिकेशन निकालेगी। हालांकि इन्हें बंद करने को लेकर साफ तौर पर अभी कोई बात नहीं कही गई। उधर कश्मीर के शोपियान एक मदरसे के 13 छात्रों के आतंक कनेक्शन को लेकर भी हंगामा मचा है। मदरसे के 3 टीचर्स भी गिरफ्तार किए गए। इसलिए दंगल में आज सवाल यह कि मदरसे पर बैन तो सियासत बेचैन। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आप बताते हैं आज कि कौन कौन से मेहमान दंगल का हिस्सा बनेंगे। All these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले के इस ऐलान के साथ असम सरकार ने नई बहस छेड़ दी है। असम सरकार की दलील है कि सरकारी खर्च पर धार्मिक पढ़ाई नहीं हो सकती। While we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity. सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले का नोटिफिकेशन नवंबर में निकलेगा, लेकिन फैसले को आरएसएस का एजेंडा बताकर विरोध शुरू हो गया है। ये तो स्वाधीन भारत से पहले ही ये मदरसा शुरू है, वहाँ से अभी तक चल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ हम भी वहाँ में पढ़ा था, तो पढ़ के उन लोगों ने अभी जब सरकार ने ये बंद करने के लिए चाहा है तो ये सब जीवन उनका बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, लाखों लाख आदमी का बर्बाद हो जाएंगे उनके लाइफ। लेकिन अचानक से इनको बंद करने का ये ऑर्डर जो टीचर्स को यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको उड्डय करना चाहिए और इस तरह जो हिटलरी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो सिस्टम चला रहा है आइन का कानून चलना चाहिए। इनके हिटलरी कानून और नागपुर से डिक्टेशन जो इनको आता है वो कानून यहाँ नहीं चलना चाहिए। हालांकि जब असम सरकार मदरसों को बंद करेगी तो वहीं राज्य के संस्कृत स्कूलों पर भी वो फैसला कर सकती है, क्योंकि सरकार के मुताबिक संस्कृत स्कूलों की व्यवस्था भी पारदर्शी नहीं है। मदरसों को लेकर देश में पहले भी बड़ी बहस छिड़ी, न सिर्फ सरकारी खर्च पर मदरसा शिक्षा को लेकर, बल्कि कुछ मदरसों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर भी। कश्मीर के शोपिया में सिराजुल उलूम मदरसे के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मदरसे के 13 छात्र आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। हालांकि मदरसे की दलील है कि उनके छात्र सेना में भी भर्ती ऑलरेडी हम लोग पीएसएफ बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा फरोक भट्ट डाट और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है, जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लाम से स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। मदरसे को लेकर राजनीतिक तलवारें खींची हैं, क्योंकि इस पर हिंदू मुस्लिम राजनीति भी हुई है। शोपियां से अशरफ वानी के साथ हेमंत कुमार नाथ, गुवाहाटी, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रफीकुल इस्लाम होंगे, वो प्रवक्ता हैं एआईडीयूएफ के। हमारे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और आरएसएस से भी जुड़े। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ आ गए, वो सचिव हैं एसडीपीआई के। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी होंगे, वो प्रवक्ता हैं दारुल उलूम के।
और मौलाना अली कादरी हमारे साथ होंगे, वो धर्मगुरु हैं। एमएच खान हमारे साथ होंगे, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, यह फैसला क्यों कि असम में मदरसों को बंद किया जाए, उनको सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए, और जहां उनको सरकारी स्कूल में तब्दील ना किया जा सके वहां शिक्षकों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए? देखिए रोहित भाई, मैं 4 बिंदु यहां पर बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा देता हूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। पहला बिंदु है, ये विषय शुरू क्यों हुआ? क्योंकि कुछ बाइबल के भी जो शिक्षक थे, कुछ ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने इसी बुनियाद पर कि चूंकि आप मदरसा खोल करके वहाँ पर कुरान की शिक्षा दी जा रही है, उन्होंने आसाम सरकार को अप्रोच किया कि हम भी उसी लाइन पर ग्रांट इन एड चाहते हैं ताकि हम बाइबल की शिक्षा भी दे सके। तब यह पूरा मुद्दा खुला और आज ये निर्णय हुआ है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है कि बाइबल भी पढ़ाया जाएगा, फिर भगवत गीता के लिए अलग स्कूल खुलेंगी, फिर कुरान के लिए अलग स्कूल खुलेंगी। दूसरी बात है, मैं यहाँ आपको बता दूं कि एक आंकड़ा दे रहा हूँ, पूरे 3 ऐसे राज्य हैं, एक है आसाम, एक है बंगाल और एक है उत्तर प्रदेश, जहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसास, ये जो मदरसाज हैं उनको स्टेट स्पॉन्सर करती है। भारत में केवल 3 ऐसे राज्य हैं, बाकी राज्यों में वो प्राइवेट चलती हैं, उनको स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है। इसलिए इन तीनों राज्यों में आप ऐसे विषय सुनते होंगे। जहां तक आसाम का विषय है, आसाम में 1500 मदरसा हैं और प्रतिवर्ष 262 करोड़ रुपए मदरसों के पीछे खर्च होते हैं। इसमें सबसे बड़ा घोटाला क्या है, अब मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, जब कांग्रेस की पूर्व सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया था। वो कानून था इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री नोटिफिकेशन। मतलब मदरसा से भी कोई पास होता है तो उसका डिग्री मैट्रिकुलेशन में और हायर सेकेंडरी स्कूल में, दोनों में डिग्री बराबर की मानी जाएगी। मतलब आप मदरसा से पढ़ के आते हैं या आप सेंट जेवियर स्कूल से पढ़कर आते हैं या आप चिन्मया विद्यालय से पढ़कर आते हैं, सब बराबर माना जाएगा। इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री है। आप मैट्रिक हो सकते हैं सेंट जेवियर से या चिन्मया विद्यालय से, मगर आप अगर मदरसा से भी पढ़ के आए हैं 9 वर्ष, तो आप भी वहां के मैट्रिकुलेट माने जाएंगे, आप हायर सेकेंडरी माने जाएंगे। तो इसमें बैकडोर एंट्री बहुत बड़े तादाद में हो रहा था और करप्शन का एक अड्डा बना हुआ था, और ये उचित भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा के स्तर दोनों अलग अलग हैं। यहां पर एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं, कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, और डिग्री दोनों को आप सेम दे देंगे तो किस प्रकार चलेगा? और अंतिम बात, ये केवल मदरसे के लिए नहीं है, मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसों को मॉडर्न स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा, और जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को अलग स्कूल्स में शिफ्ट किया जाएगा, बच्चों को भी मॉडर्न स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बन सके। और संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय इत्यादि 100 ऐसे हैं, मैं ये कंप्लीट कर रहा हूं, चौथा पॉइंट, संस्कृत विद्यालय हैं 100, उनके ऊपर भी आपने कहा निर्णय नहीं हुआ, मैंने अभी बात की है और मंत्री जी ने कहा है कि उनको भी मॉडर्न विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। उनको भी मॉडर्न विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिग्री इक्विवेलेंस का नोटिफिकेशन था उनके लिए भी था, वहां पर भी डिग्री की इक्विवेलेंस लिया हुआ था लोगों ने। ठीक है, रफीकुल इस्लाम हमारे साथ आ गए हैं, वो AIDUF के प्रवक्ता हैं। रफीकुल इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। संबित पात्रा कह रहे हैं कि साहब मसला डिग्री की इक्विवेलेंस का है, आप कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ जाके कर रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो आसाम में सरकारी मदरसे हैं, ये तो आजादी से पहले चला आ रहा है, सरकारी बाद में हुआ है। ये सिस्टम, मदरसा का ये सिस्टम है, ये आजादी से पहले से चला आ रहा है। बाद में चल के ये डेफिसिट सिस्टम में काफी दिनों तक चला, और 92-95 में जाके फाइनली ये प्रोविंशलाइज्ड हुआ आसाम सरकार के अंडर में। जैसे स्कूल कॉलेजेस यहाँ चलते हैं, ये भी चलता आ रहा है। तो अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं खुद MLA हूं उनके साथ 11 से, तो ये 15 साल से यह एजुकेशन मिनिस्टर है। जो मदरसा में अगर ये खराबी है, ये है, वो है, तो पहले क्यों बंद नहीं कराया? अभी बीजेपी की सरकार यहाँ 5 साल तकरीबन होने जा रहा है, ये यहाँ पावर पे आते ही इन बातों को नहीं कहा। अब हेमंत बिश्व कांग्रेस में थे, 10 साल वहां भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे, इन मदरसा में जाके बहुत लंबी लंबी भाषण दी कि यहाँ अच्छी एजुकेशन है, जनरल एजुकेशन भी है, मॉरल टीचिंग, रिलीजियस एजुकेशन भी है। तो 2 तरह की एजुकेशन है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, चलना चाहिए। कितनी तकरीर उनके है, लेकिन अभी इलेक्शन है सामने, इन लोगों ने जो वादा किया था, वादा को पूरा नहीं कर पाया। लोगों के सामने जाने के इनके पास जो इशू जिसको लेके जाना है वो लेके जाएंगे तो इनको नुकसान होगा। इसलिए अभी देखिए ये मदरसा, मस्जिद और इस तरह की बातें, इनकी जो पुरानी आदत है वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम साहब, प्रोविंशियलाइज्ड सिस्टम, आप खुद MLA हैं, आप खुद MLA हैं, आप लोगों के वोट से
सदन में पहुंचते हैं उनकी बात रखने के लिए। एक, क्या आपने सदन में विरोध नहीं किया इस चीज का? और दो, क्या आप मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं अगर सरकार ये कह रही है कि हम उनको सरकारी स्कूल में तब्दील करना चाहते हैं तो? देखिए, बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमने सुझाव ये दिया है आप अपग्रेड कीजिए। पहले से यहाँ 10 तक जनरल एजुकेशन है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, असामीज, हिंदी है, 10 तक है, 12 तक आप कीजिए, उसमें आर्ट्स और कॉमर्स का भी प्रोविजन आप रखिए। हमने कहा हाँ, ये हेमंत विश्व का कहना है कि कुरान और हदीस की टीचिंग नहीं देंगे, हमने ये भी कहा ठीक है, उसमें भी मशवरा कर लीजिए, बात कर लीजिए, अरबी लिटरेचर पे जोड़ दीजिए, उसमें भी थोड़ा सा अगर इधर उधर करना है, लेकिन सिस्टम जो चला रहा है चलने दीजिए। ये हम बराबर उनको कह रहे हैं। रहा मसला विधानसभा में जो बोलने का, अभी बिल नहीं लाया, ये प्रोविंशियलाइज जो हुआ है एक्ट के अंडर में हुआ है, अभी उस एक्ट को ना अमेंड किया है ना उसको बातिल किया है, कोई बिल अभी विधानसभा में नहीं लाया, ना इन्होंने क्या बोलते हैं इनके कैबिनेट में पास किया है, ये जुबानी तौर पर बोलते आ रहे हैं, हमने विरोध किया। अभी पिछले महीने में विधानसभा हुआ, जुबानी तौर पर वो बोले थे, हमने उसका विरोध किया। लेकिन अभी जस्ट उनका एक लेटर है, उनके जो एजुकेशन लेवल के सेक्रेटरी साहब का लेटर दिया है दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि 148 टीचर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे उनको यहां से शिफ्ट करके दूसरे स्कूलों में लिया जाए। हमने खुद उनके पास एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, मेमोरेंडम दिए, हमने बोला ठीक है सर, गलत है। आप जो बात कह रहे हैं मैं संबित पात्रा से उसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि संबित पात्रा आपने कहा कि डिग्री इक्विवेलेंस का मसला है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक लाइन बड़ी क्लियरली कही है जिसका जिक्र अभी इन्होंने किया। उन्होंने कहा सरकारी खर्चे पे कुरान नहीं पढ़ाएंगे और मदरसे जो बने वो दीनी तालीम के लिए बने, इस बात को आप भी इनकार नहीं कर सकते। या तो आप ये बता दीजिए, आज तय कर दीजिए कि धार्मिक शिक्षा का कोई केंद्र सरकारी खर्च पर नहीं चलेगा, यह हमने तय कर दिया है। अब देखिए, दो बातें इसमें जान लीजिए। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है संविधान में, तो स्वाभाविक रूप से राज्य अपना निर्णय ले सकती है। आप याद करिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, 3 ही राज्य ऐसे हैं भारतवर्ष में, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसा है। बाकी किसी राज्य में स्टेट ग्रांट इन एड मदरसों को नहीं देती। मदरसे हैं वहां पर प्राइवेट मदरसे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसे नहीं हैं। दूसरी बात है, मैंने यहां पर इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री की बात की, उसके ऊपर यह एक टेक्निकल विषय था जिसके ऊपर किसी ने नहीं कहा सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, संविधान खराब हो जाएगा, वो सब कुछ कहा गया। और यह भी कहा गया कि सरकार आने से पहले, स्वतंत्रता से पहले ये मदरसा चल रही हैं, इसलिए इनको बंद करना उचित नहीं होगा। देखिए, सती प्रथा भी बहुत पहले चल रही थी, मगर वो कानून सम्मत नहीं था, इसलिए कानून के अंतर्गत उसे बंद कर दिया गया। जो चीज़ कानून के सम्मत नहीं है उसे आज बंद करना है या परसों क्यों नहीं बंद हुआ, इस प्रकार का दलील हम नहीं दे सकते हैं कि परसों बंद नहीं हुआ था तो आज बंद नहीं होगा। मैंने बार बार कहा, ये केवल मदरसों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पादरी भी आए थे जिन्होंने ये डिमांड किया था कि आप अगर मदरसों को ग्रांट इन एड देते हैं और वहां 4 अरेबिक कॉलेज भी हैं, तो आप बाइबल कॉलेज भी खोलिए और बाइबल के लिए, बाइबल पढ़ाने के लिए हमें ग्रांट इन एड दीजिए, हम अपने इंस्टीट्यूट्स चलाएंगे। तो आप बताइए, कल को मैं जाके कहूंगा मैं भगवत गीता पढ़ाने के लिए वहां इंस्टीट्यूट खोलना चाहूंगा, आप मुझे ग्रांट इन एड देंगे क्या? क्या यही समानता है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में इक्विवेलेंस इन फ्रंट ऑफ लॉ की बात करते हैं कि सब समान है? क्या यह समानता होगी? आप प्राइवेट मदरसा बिल्कुल चलाइए, और जहां तक मदरसों में शिक्षा की बात है उसमें रत्ती भर की कमी नहीं होगी। उसको अपग्रेडेशन करना, उसको मॉडर्नाइज करना, उन बच्चों को कहीं निकालना नहीं बल्कि और अच्छे स्कूल में उनको परिवर्तित करना, टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करना, उनके अच्छे स्कूल में भेज देना, इसमें क्या बुराई है? हम कहां कुछ खराब कर रहे हैं? संस्कृत स्कूल को भी तो बंद कर रहे हैं। ओके, तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए तस्लीम रहमानी। नहीं, मैं चंद चीजें कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बिंदुओं का जिक्र कर दिया संबित पात्रा जी ने, लेकिन बहुत बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहली चीज, पब्लिक मनी क्या चीज है? पब्लिक मनी टैक्स से जो पैसा कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पब्लिक मनी है। और सब 137 करोड़ लोग, सड़क पे चलने वाले भी जो है वो टैक्स देते हैं, या भीख मांगने वाला आदमी भी टैक्स देता है। इतना ज्यादा टैक्स लेता है। 1000 किलोमीटर का सफर तय कीजिए तो आपको 2000 रुपए टोल टैक्स दे देना पड़ता है, इतना टैक्स दिया जाता है। वो है पब्लिक मनी, और उस पब्लिक मनी पे तमाम 137 करोड़ लोगों का बराबर का हक है। आपको तकलीफ क्या है? अगर कुरान शरीफ कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दीजिए, बाइबल पढ़ना चाहता है तो पढ़ाइए,
गीता पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाइए, आप उसको क्यों रोकना चाहते हैं? और भारत का एजुकेशन सिस्टम जो ट्रेडिशनल एक सिस्टम है, उसकी समझ संबित पात्रा को शायद अभी नहीं है। उनको समझना पड़ेगा कि सैकड़ों साल से जो हमारा सिस्टम चला जा रहा है, ये कह सकते हैं एक जबान में कि वो पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत है, लेकिन जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट कर रखा है उनसे पूछिए उनके लिए वो कितना जरूरी है और कितना गलत है। ये बात की बात है कि मदरसा बोर्ड कहाँ है कहाँ नहीं है, टेक्निकल उसके एस्पेक्ट क्या है, लीगल एस्पेक्ट क्या है, वो कहाँ कोर्ट में जाएगा, पॉलिटिकल, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप 3 स्टेट में नहीं है, बिहार में भी मदरसा बोर्ड मौजूद है, यहाँ भी उसकी ग्रांटीनेड होती है। और सिर्फ मदरसों को ग्रांटीनेड नहीं होती, शिशु मंदिरों को भी होती है, और बहुत सारे इस किस्म के विद्यालय मौजूद है। तो आप ये कहते हैं कुरान नहीं पढ़ाएंगे, एज इफ जो विश्वास जी कह रहे हैं सेकुलर आदमी था, लोग कहते हैं कि ही वाज सब सेकुलर पर्सन बिलोंगिंग टू द कांग्रेस पार्टी, नाउ वो बीजेपी में आ गए। तस्लीम साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। पहली बात, क्या शिशु मंदिर धर्म की शिक्षा के लिए बने हैं, या फिर वहां का कोर्स करिकुलम और सिलेबस पब्लिक डोमेन में कोई भी देख सकता है और जान सकता है कि वहां क्या पढ़ाया जाता है? वो किसी ना किसी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं या नहीं होते हैं? दूसरा, आपने अगर कहा कि देश के टैक्स के पैसों से, सर अगर देश के टैक्स के पैसों से धार्मिक शिक्षा है, तो फिर क्या सारे धर्मों को ये छूट दे देनी चाहिए कि ठीक है सरकार खर्चा उठाएगी, आप धार्मिक शिक्षा के केंद्र खोल लो? रोहित, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 में ये इजाजत मौजूद है, उसके पीछे पड़ी है ये सरकार। एक्चुअली इनका एजेंडा है सेफ्रॉन एजेंडे के साथ, ये सिर्फ एक कलर में करना चाहते हैं, ये माइनॉरिटी एजुकेशन सिस्टम को डिसमेंटल करना चाहते हैं। मैं अब 2 सवाल लूंगा, एक पहले एमएच खान से और उसके बाद दारुल उलूम से हमारे साथ आ गए हैं सुफियान निजामी साहब, वो तो खुद मदरसा चलाते हैं, वहां पढ़ाते हैं, जरा उनसे पूछेंगे योगी सरकार आने के बाद कितना कुछ बदल गया। उसके पहले एमएच खान, क्या सरकार मदरसा सिस्टम को खत्म कर देना चाहती है, किल कर देना चाहती है, या उसको मॉडर्नाइज करके बेहतर करना चाहती है? सरकार की नीयत में आपको खोट लगता है क्या? एमएच खान। नहीं रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मदरसे में अगर दीनी तालीम दी जा रही है, कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा है, तो उसका उज्र नहीं होता है, मान्य नहीं है इस्लाम में। या आप कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं और सरकार से एड ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये दीन के खिलाफ है। लेकिन अगर मदरसों में साइंस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है कि उन्होंने कहा पहले तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करने के 8 साल बाद नमाज फर्ज हुआ है। तालीम हासिल करने के लिए कहा उन्होंने कि अगर चाइना जाना हो तो वहां भी चले जाओ, तो चाइना में कोई मदरसा थोड़े था। चाइना में जाने का मतलब ये था कि आप टेक्नोलॉजी भी अख्तियार करिए, टेक्नोलॉजी भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, डॉक्टरी भी पढ़िए। लेकिन आज मदरसे साहब वो हदीस भी सुनाइए, वो हदीस सुनाइए जो तालीम के मुतालिक है, एग्जैक्ट वर्ड सुना दीजिए, उर्दू तर्जुमा सुना दीजिए। चलिए आप तालीम के मुतालिक जो हदीस है वो सुनाइए। कह तो रहा हूं यही कहा उन्होंने कि अगर तालीम हासिल करना है, रहमानी साहब आपको हदीसें सुननी है तो यहाँ मेरे साथ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हदीसें भी सुना देंगे आपको, और फिर आप फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि वो जितनी हदीसें सुनाएंगे आपको भी कईयों के मतलब नहीं आते होंगे। इसलिए मसला एक दूसरे की टेस्टिंग का नहीं है ना। तस्लीम रहमानी, अगर आपको उनकी बात सूट नहीं कर रही है तो आप ये कहेंगे कि हदीस सुनाओ। अभी मौलाना सुफियान निजामी हदीस सुना देंगे 4 जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा, फिर क्या कहिएगा? रोहित जी ये हदीस है, तर्जुमा इनको याद है, रोहित जी ये हदीस है, इनको याद है, इसलिए वो तो सुना ही रहे हैं सर। अरे वो तो सुना ही रहे हैं तस्लीम रहमानी। मसला इस समय हदीसें सुनाने का नहीं है, मसला यह है कि केवल हदीसें पढ़ा के काम चल सकता है क्या? केवल हदीसें पढ़ाने के लिए मदरसे चलाने चाहिए, या फिर इंसान को पूरी शिक्षा देने के लिए मदरसे में व्यवस्था होनी चाहिए? ये बहस हो रही है तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी, एक सेकंड रहमानी साहब, आप उनको बोलने नहीं दे रहे, ये गलत बात है। तस्लीम रहमानी, आप उनको बोलने नहीं दे रहे, ये गलत बात है। आप देखिए, मैं आप उनको बोलने दीजिए। आपके बीच में टोका किसी ने? तस्लीम रहमानी, आपने जो भी बोला किसी ने टोका आपको? पूरी बात आपने कही, लेकिन खान साहब की बात आपको पसंद नहीं आई तो आप तुरंत कूद पड़े कि हदीस सुनाओ। मैं हदीस सुना रहा हूं, आप रेलेवेंट बात तो करेंगे ना। अरे तो बोलने तो दीजिए उनको, पहले सीरियस डिबेट है। मैं अरे भाई आप सवाल ये नहीं है, आज ये सवाल नहीं है कि क्या पढ़ाए मदरसों में। सारे सवाल और सारे जवाब आप पहले से तय करके बैठे हैं, तो इम्तिहान में जाते क्यों हैं तस्लीम रहमानी? जब सारे सवाल आपके पास पहले से हैं, सारे जवाब आपने तय कर रखे हैं कि यही छापने हैं,
तो फिर इम्तिहान में बैठते क्यों नहीं, हैं? नहीं, आप- अपनी डिग्री मान नहीं, लीजिए नहीं, आप स्वयंभू ये बताइए कि मैं ना, पास हूं आप- और मैं डॉक्टर भी हूं। रोहित, ये मौजूद नहीं है। सर ये आप मौजूद कैसी बातें नहीं कर है रहे कि हैं? मदरसे आप में दूसरे क्या आदमी को पढ़ाया सुनना जा नहीं रहा है। चाहते और फिर अपने आप को मौजूद सबसे ये- ज्यादा मौजूद सेक्युलर ये है और कि सबसे ज्यादा मदरसों- टॉलरेंट भी मदरसों कहलाना में चाहते हैं। funding हो या ना हो सरकार नहीं की। नहीं, गलत है। आप देखिए, सुनना चाहते नहीं अब मेरी दूसरे बात को, सुनिए। सरकार पहले की से funding सर्टिफिकेशन हो लेके या ना चलना हो, चाहते ये हैं कि मौजूद मैं है। ही सेक्युलर और मैं मदरसों में क्या टॉलरेंट हूं। पढ़ाया, क्या ना पढ़ाया, ये अभी तो मौजूद नहीं है। दूसरा विचार एक आदमी ने पूरा रखा नहीं, आपका इंटॉलरेंस पहले खुल के सामने आ गया। अरे भाई, मैं वो विचार मौजू के अरे बीच जा सर रहा है, आप इसलिए पहले मैंने उनको कहा। पूरा तो कर लेने दीजिए, पूरा तो कर अच्छा, लेने कीजिए दीजिए पूरा, फिर बता देंगे। कमाल है यार, प्लीज। कमाल एमएच है। खान पूरा कीजिए, फिर जी। सूफिया निजामी साहब के पास आऊंगा। बोलिए। रोहित जी, ये हदीस है कि कुरान शरीफ दीनी तालीम में उज्र नहीं है। दीनी तालीम, कुरान शरीफ और दीनी तालीम देने का पैसा नहीं ले सकता कोई। दूसरी बात यह है कि मदरसे में क्या होता है कि जो एडेड मदरसे हैं वो भी है, जो नहीं एडेड है वो भी, वो कुरान शरीफ हिफ्ज कर लेते हैं, हाफिज हो जाते हैं बेचारे। किसी मस्जिद में इमाम हो जाते हैं, 1200 रुपया पाते हैं, ना घर का खर्च चलता है ना परिवार का खर्च चलता है। तो ऐसे शिक्षा से क्या फायदा है? अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अगर साइंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, यही मैं कह रहा था। अगर सारी ये चीजें तो आ रही टॉपिक हैं, नहीं है तो ना आज अच्छी का। बात है। रोहित, ये टॉपिक लेकिन आपने तय किया जो, सर, वो ये नहीं ये- है। एक ये सेकंड, कह रहा हूं। एक सेकंड। बड़ा मुश्किल आप है ही यार। ने दिया है टॉपिक। रहमानी आपको साहब, टॉपिक ये नहीं है कि मदरसे बड़ी में क्या दिक्कत है भाई, पढ़ाया बड़ी पढ़ाया। दिक्कत है। दिक्कत यह है, बड़ी टॉपिक मुश्किल ये है है। कि बड़ी गवर्नमेंट दिक्कत है हो रहमानी या साहब, ना बड़ी हो, दिक्कत है। religious आप- education। थोड़ा बहुत सा परेशानी आपको आपको पसंद है। नहीं आए तो आप दूसरे को बिल्कुल एकदम शट कर देते हैं कि बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं अरे नहीं भाई, करता है। आप इनको सर कौन आप मान रहा बिहार है? तक नहीं चले गए करता, क्योंकि लेकिन आपको वहां ये चुनाव कौन लड़ना मान है। रहा है? मैंने कुछ बोला, इनको मैंने कौन बोला मान कि आप रहा है? जानबूझ के बिहार का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां चुनाव लड़ना है। नहीं रोका ना मैंने आपको। नहीं, देखिए, तो मैं मानता हूं, इनको कौन मान रहा है? सर मैं मानता हूं कि आप एक राजनीतिक विचारक हैं, तो आपकी राजनीति घुसेगी किसी भी विचार में। मैं नहीं रोक रहा इसलिए आपकी बातों को। एक सेकंड, अब मैं जरा सूफिया निजामी को लेकर आ रहा हूं। बोलना सूफिया निजामी, गलत कोट आप और खाली अली कादरी, दो लोग ऐसे हैं यहां पर बैठे हुए जो सीधे सीधे तौर पर मदरसों से जुड़े हुए हैं, जो मदरसे चलाते हैं, मदरसों का मैनेजमेंट देखते हैं। अब मुझे एक डिबेट याद है, यहीं बैठकर हमने और आपने की थी, जब सवाल यह उठा था कि योगी सरकार ने कहा कि मदरसों के डिटेल्स आप ऑनलाइन दीजिए, उनको रजिस्टर कराइए अगर आपको सरकार से एड चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये देखिए सरकार दखल दे रही है, मदरसे के अंदर घुस जाना चाहती है। क्या व्यवस्थाएं ऑनलाइन की आप लोगों ने? अगर की तो क्या सरकार मदरसे में घुस आई? और क्या सरकार ने आपसे कहा कि सुफियान निजामी ये जो तुम पढ़ा रहे हो ये गलत है, इसको आज बंद कर दो वरना हम पैसा देना बंद कर देंगे? देखिए रोहित भाई, चंद बातें अर्ज करनी है। सबसे पहले तो ये है कि जो बात आसाम गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने कही कि कुरान की तालीम देने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको याद दिला दूं, जाहिर है आपके इल्म में होगा कि 2014 में जब गवर्नमेंट सरकार, मरकजी हुकूमत पावर में आई थी, खासतौर पर बीजेपी की हुकूमत, तो उस वक्त में एक स्लोगन चला था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा जी। और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम बड़े पैमाने पर हमारे हरदिल अजीज वजीर आजम साहब की तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि सरकार की तरफ से, यानी वजीर आजम की तरफ से ये मंशा कतई तौर पर नहीं थी कि जिस भी मदरसे को मॉडर्नाइज किया जाएगा उसमें कुरान की तालीम नहीं दिलवाई जाएगी या नहीं देनी दी जाएगी, क्योंकि स्लोगन यही था कि एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। ठीक है, यानी कुरान के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन होगी उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब वो बात अलग है कि वो जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाया और उसका सही जवाब संबित पात्रा साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो जाहिर है कि उनकी पार्टी से रिलेटेड ये मसला है कि वो मॉडर्नाइजेशन स्कीम पूरे हिंदुस्तान के मदरसों में और खासतौर पर आसाम में अभी तक क्यों नाफिज नहीं हो पाई, क्योंकि बीजेपी के एक मिनिस्टर को ये बात खुद कहनी पड़ रही कि मॉडर्नाइजेशन स्कीम यहाँ पर लागू की जाएगी। ठीक जी। और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम बड़े पैमाने पर हमारे हरदिल अजीज वजीर आजम साहब की तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि सरकार की तरफ से, यानी वजीर आजम की तरफ से ये मंशा कतई तौर पर नहीं थी कि जिस भी मदरसे को मॉडर्नाइज किया जाएगा उसमें कुरान की तालीम नहीं दिलवाई जाएगी या नहीं देनी दी जाएगी, क्योंकि स्लोगन यही था कि एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। ठीक है, यानी कुरान के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन होगी उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब वो बात अलग है कि वो जमीन पर अभी तक नहीं उतर पाया और उसका सही जवाब संबित पात्रा साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो जाहिर है कि उनकी पार्टी से रिलेटेड ये मसला है कि वो मॉडर्नाइजेशन स्कीम पूरे हिंदुस्तान के मदरसों में और खासतौर पर आसाम में अभी तक क्यों नाफिज नहीं हो पाई, क्योंकि बीजेपी के एक मिनिस्टर को ये बात खुद कहनी पड़ रही कि मॉडर्नाइजेशन स्कीम यहाँ पर लागू की जाएगी। ठीक। दूसरी बात यह है कि देखिए आपने देखा होगा रोहित भाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर
जब आपने अभी जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर जब मदरसों का एक स्वच्छता अभियान चलाया गया और फर्जीवाड़े को खत्म किया गया, तो सबने उसकी तारीफ की और ये बात कही कि भाई जो लोग फर्जी तरीके से सिर्फ पेपर पे मदरसे चला रहे हैं, जो जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, तालीम से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो मुसलमानों के नाम पर या माइनॉरिटीज के नाम पर जो भी फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, झूठा है और उम्मत के साथ, कौम के साथ एक फ्रॉड कर रहे हैं। ये बात हुई। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, सारे मदरसों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, सारे मदरसों का एक कहते नहीं कि ऑनलाइन उसका एक सिस्टम हुआ डेटाबेस जो बना। काफी हद तक कामयाब, डेटा वाइज बना और काफी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अभी भी कुछ और अक्सर मदरसे ऐसे होंगे जहां पर अभी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पहुंच पाई हैं, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ इस बात को अर्ज करना चाहता हूं कि मदरसा कुरान की तालीम देता है जिसका बुनियादी मकसद दीनी तालीम होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दारुल फिरंगी महल ईदगाह अशबाब में आए तो यहाँ कंप्यूटर की भी तालीम होती है, बड़े पैमाने पर कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, साइंस की तालीम दी जाती है, इंग्लिश की तालीम दी जाती है। और अल्लाह का फजल करम से ये है कि हम कोई एड भी नहीं लेते, ये जो अवामी चंदे पर मदरसे चलते हैं। लेकिन जहां पर खामियां हैं उन खामियों को आप दुरुस्त करें। चूंकि वजीर आजम का ये नारा था, वजीर आजम का ये एक स्लोगन था कि कुरान होगा, लैपटॉप होगा। आप जो कह रहे हैं जायज बात, मैं उस पर संबित पात्रा से जवाब ले रहा हूं, लेकिन ये बताते हुए कि उस रोज भी जब ये नारा दिया गया था, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, यहां जो चेहरे दिख रहे हैं उनमें से कई यहां उस वक्त भी बैठे थे और खुल के विरोध कर रहे थे कि ये क्या मतलब हुआ, ये क्या साबित करना चाहते हैं ये कह के। उनसे भी सवाल लूंगा मैं, उसके पहले संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, फिर मौलाना अली कादरी आपके पास आऊंगा, वो भी मदरसे से जुड़े, उनका क्या कहना है वो सुनेंगे। संबित पात्रा बोलिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। अभी मैंने निजामी साहब को सुना, बिना चिल्लाते हुए, हमसे डिफर करते हुए भी अच्छे तरीके से अपने विषय को रखा। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री ने कहा था मदरसा जो है वो मॉडर्नाइज होना चाहिए, उसके लिए अपने पहले बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। चाहे आप सरकारी खर्च पे चलने वाले मदरसे हों या चाहे प्राइवेट मदरसे हों, सभी के लिए प्रावधान था। 22,000 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी वेलफेयर फंड जो ये पूरा का पूरा हमारे बजट में आता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे खर्च हो रहा है। 3T का कंसेप्ट जो मुख्तार नकवी जी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया था प्रत्येक मदरसे के लिए, टिफिन, टीचर एंड टॉयलेट, इसके आधार पर आप देखिए मदरसा कितना मॉडर्नाइज भी हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, मगर कभी भी अगर कुछ लोगों के मन के अंदर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहां टेक्निकल विषय उठाया था कि इन मदरसों और कुछ और संगठनों की जो ये स्कूल्स चल रही हैं उनमें लैटरल एंट्री मिल रहा है करप्शन के माध्यम से। इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री, आपका बच्चा दूसरे स्कूल में जाता नहीं है, बराबर की डिग्री मदरसे से ले जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा घोटाला नेक्सस चल रहा है। और दूसरी बात है, इसी के तर्ज पे बाइबल पढ़ाने की भी डिमांड आ गई है, तो अब सरकार क्या करेगी? इन दोनों चीजों को आपको ध्यान पे रखना होगा। निजामी साहब कुछ बता रहे हैं, भी करना है और करप्शन भी नहीं जुड़े हैं। संबित जी जिस चीज पे आप सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, फिर मौलाना अली कादरी से पूछता हूं एक सवाल। बोले निजामी साहब जल्दी। संबित भाई आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बात कही, लेकिन जो मैंने सवाल किए थे आपसे उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि साहब मॉडर्नाइजेशन स्कीम चली और इतना इतना फंड आया, वो आप बेहतर जानते होंगे आंकड़ों के पेश क्या होते हैं, लेकिन जमीन पर रोहित भाई अगर आप देखेंगे तो ये नहीं। दूसरी बात आपने कही भ्रष्टाचार। मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों में अगर आप एजुकेशन को हटा दें, कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता है, साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। मदरसे का पढ़ा हुआ एक भी बच्चा, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्कैम हुए हैं, आप एक भी घोटाले में मदरसे के बच्चे का नाम बता दीजिए तो मैं आपकी सारी बातें तस्लीम कर लूंगा। एक वाहिद शख्स जिसने हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर घोटाला किया, कॉलेज के पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए तमाम लोग। मैं इसका जवाब देता हूं। निजामी साहब, आप मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी उसके बाद क्या होगा जब मैं जैसी जिक्र लाऊंगा शोपियां के मदरसे का, जिसके 3 टीचर अभी पकड़े गए हैं और जांच चल रही है कि 13 आतंकवादियों का कनेक्शन इस मदरसे के साथ था। इसीलिए मैं इन दोनों चीजों को, दोनों बहसों को बिल्कुल अलग लेके चल रहा हूं। रोहित भाई, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन एक अलग विषय है और आतंक का आरोप एक अलग विषय है। आप तो उसके ऊपर चले गए कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई लिप्त आदमी ऐसा बता दीजिए जो कभी मदरसे से पढ़ा हो। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर आप आतंकवाद का जिक्र करेंगे तो उस पर ठीक है। अली कादरी कुछ कह रहे हैं, पहले वो बोल लें, उसके बाद रहमानी साहब बिल्कुल बुला रहे हैं को अलग रखिए। एक सेकंड, अली कादरी ने हाथ उठाया, वो कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ना तस्लीम रहमानी अलग रखिए, बोलिए अली कादरी साहब क्या बोलना चाह रहे हैं?
सबसे पहले तो ये कि जो है मैं कोई डायरेक्टली मदरसा चलाता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे मदरसों के एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज को जो है मैं देखता हूं और बहुत सारे मदरसों की कमेटीज में मेरे कुछ पद हैं और मैं मदरसों के लिए बहुत करीब से मैं मदरसों के हालात देखा हूं। तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे नज़र में जितने मदरसे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो मदरसे चलते हैं उसके अंदर एक अंग्रेजी की क्लास होती है, जो इंग्लिश की क्लास होती है, कंप्यूटर की क्लास होती है, जो मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर पूरी तरीके से मदरसों में तवज्जो दी जा रही है। और ये जो हमारे आसाम के जो मंत्री का जो स्टेटमेंट है, जो कानून जियो जारी करने वाले हैं, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जो भी प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है उनका रिमोट नागपुर से चलता है और नागपुर की ये पुरानी तमन्ना है कि यहाँ के तमाम मदरसों को नुकसान पहुंचाया जाए और दीनी तालीम का जो एक सिस्टम इंडिया में चल रहा है, जो संविधान हमें हक दिया है, उसको तबाह ताराज करने की नागपुर की पुरानी कोशिश है। लेकिन हमारा संविधान जिंदाबाद है, ये चीज कभी नहीं होगी। 6 साल में कितना नुकसान हुआ मदरसों को? हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हम टैक्स पे करते हैं। अगर वो ग्रांटीनियट देते हैं तो कोई सरकार हम पर एहसान नहीं करती। सर 6 साल में नुकसान कितना हुआ मदरसों को? हैं, आप मैनेजमेंट से जुड़े हैं, बहुत सारे मदरसों के चलाते हैं उनको। ऐसी मंदिरें हैं जहां पर फंड दिया जा रहा है, तो अगर कोई मदरसे को फंड मिलता है तो कोई सरकार हम पर एहसान नहीं कर रही है, ये हमारा हक है, हम ले सकते हैं। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा 6 साल में मदरसों को कितना नुकसान पहुंचाया इस सरकार ने? जी साहब, ये तो जो है आप मीडिया पर्सन है, आप बखूबी बता आपको सकते पता हैं नहीं है कि सिर्फ हिसाब नहीं है उसका मतलब। जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया, आप एज ए मीडिया पर्सन बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ बताइए। आपने एक बात कही, मैंने उससे एक सवाल पूछा, तकलीफें दी गई। आप कह रहे हैं कि ये रिसर्च मीडिया कर ले, मतलब आप रिसर्च नहीं करेंगे, केवल बैठ के कुछ भी बोल देंगे, उसके बाद लोग परखते रहेंगे आपने सच बोला कि झूठ बोला। आपकी जबान से हम सुनना चाहते हैं आपके पिछले मैंने आपसे पूछा 6 साल में कितना क्या नुकसान मदरसों को पहुंचाया। आपने खुद बताया कि आप कई मदरसों के मैनेजमेंट बोर्ड के हिस्से हैं, तो आप जिन मदरसों के मैनेजमेंट या बोर्ड के हिस्से हैं उनमें कितने मदरसों को केंद्र सरकार ने नुकसान पहुंचाया 6 साल में? देखिए रोहित, आप पहली बात तो यह कि हमारे मदरसों में इन्वॉल्वमेंट की मुसलसिल कोशिश की जा रही है। आए दिन नए नए इल्जामात मदरसों पर आपके बीजेपी के लोग लगाते हैं। कोई कहता है कि ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो एक नेक नाम खराब करना भी इन्वॉल्वमेंट है और हमारी छवि खराब करने की, अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, छवि खराब करने की और राजनीतिक बात करने के लिए तस्लीम रहमानी है मेरे पास, वो केवल पॉलिटिकल बात ही करेंगे क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। आपको चुनाव नहीं लड़ना, आप मदरसे चलाने वाले लोग हैं। आप कम से कम व्यवहारिक तौर पे ये तो बताइए कि सरकार ने क्या नुकसान किया 6 साल में, क्या क्या नुकसान किया मदरसों को? जैसा कि आज जो आसाम की बात हुई है वो खुद एक हमारे लिए नुकसान है। आप मदरसों को खत्म कर देंगे, मदरसे की बात पूछ रहा हूं सर। स्कूल में तब्दील आसाम वाले बैठे हैं, वो बता रहे हैं वहां का। आपके अपने जो मदरसे हैं जिनके आप मैनेजमेंट के हिस्से हैं, उनमें कितने मदरसों को केंद्र सरकार ने नुकसान पहुंचाया? केंद्र अंदर घुस आया या केंद्र ने कहा कि इंग्लिश की किताब में ये वाला चैप्टर निकाल के ये डाल दो, ये पढ़ाओ? अभी साउथ में जो है अभी उतना बीजेपी का असर नहीं पड़ा कि हमारे मदरसों तो साउथ हिंदुस्तान में नहीं आता क्या? लेकिन नहीं, केंद्र की सरकार के तहत नहीं आता क्या साउथ? अच्छा, अटूट हिस्सा है हिंदुस्तान का, वो केंद्र की सरकार के तहत नहीं आता, वह केंद्र की नीतियां नहीं चलती है क्या? अभी वो सांप्रदायिकता यहाँ तक फैला नहीं सके। चलिए सर, पता लग गया, समझ में आ गया। रोहित भाई, संगीत रागी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? संगीत रागी, क्या सरकार संघ का एजेंडा लागू कर रही है मदरसों के खिलाफ? क्योंकि लगातार यह आरोप लगता रहा कि मदरसे आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय कोई एक ऐसी गंभीर स्टडी, कोई ऐसा दस्तावेज अभी तक लेकर नहीं आया जिससे यह चीज साबित हो जाए कि मदरसों से आतंकी गतिविधियां चलती हैं, इसलिए इनको बंद करना चाहिए। देखिए रोहित जी, दुनिया में बहुत सारे काम हैं। अमेरिका की सीनेट ने भी इस पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, ये कोई प्रमाण देने की इस पर आवश्यकता नहीं है।
ऐसा मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि सर, जो हिंदू अफगानिस्तान आतंकवाद के के अंदर बारे में में क्या बोल यहाँ रहे पर हैं? देवबंद के बैठे, जो अजमेर का बम ब्लास्ट हुआ, प्लीज मुझे बात करने दीजिए सर। आप बोले वो बिल्कुल नहीं बोले, वो सुनते रहे, आधे घंटे से सुन रहे हैं तो सबको। क्या उसको हिंदू आतंकवाद अली कहेंगे कादरी आप? देखिए वो आधे घंटे से सबको सुन रहे हैं, किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, सबकी बात सुन ली। अब उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए कम से कम, जो भी उनकी राय है। रहमानी साहब, आप तो हर किसी की राय में अपनी राय डाल देना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सबसे बड़ा राय ज्यादा मैं ही हूं। अरे आर्मी से सर, ये राय साहब वाली पद भी अब खत्म हो चुकी है देश में, तस्लीम रहमानी, कि हर किसी की राय पे मेरी राय चलेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो फिर मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। 6 लोग 7 लोग बैठे हैं सर, एक एक करके अपनी बात बोल रहे हैं। आप रोज डिबेट में आने वाले आदमी हैं, उसके बाद ऐसी बात कर रहे हैं आप। मेरी बात पूरी नहीं होने संगीत पाई। रागी, मेरी ये बात बात खान साहब ने बोलेंगे और तस्लीम रहमानी तब आपसे पूछूंगा। पूरी नहीं हो पाई। बोलिए संगीत रागी। रोहित जी, मैं टैक्स पे करता हूं। हिंदू एक ऐसी पुस्तक को पढ़ाने की इजाजत अनुमति कैसे दे जो ये कहता हो कि जो इस्लाम में विश्वास नहीं करे उसके मेक ए वॉर ऑन अनबिलीवर्स टिल द अल्लाह रिलीजन रेन सुप्रीम। आयत सूरा 8 आयत 39, सूरा 9 आयत 29 इंस्ट्रक्ट फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह। जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता है उससे युद्ध करो। नमाज एक मिनट प्लीज रहमानी, मिस्टर रहमानी प्लीज शट अप, डोंट बिहेव लाइक एन इडियट। होते कौन है भाई? मिस्टर रहमानी, डोंट बिहेव लाइक एन इडियट। जितना टैक्स मैं देता हूं आप रहमानी, इडियट की तरह बिहेव करना बंद करो। सुनो, मैं तुमको इतनी देर से सुन रहा हूं। बदतमीज बनना बंद करो। आप बदतमीजी करना बंद करो। तुमको तुम्हारे आईना दिखा रहा हूं मैं। आप है क्या? तुमको तुम्हारा आईना दिखा रहा हूं। कि मैं क्या पढ़ूंगा, मैं क्या नहीं तुम्हारा पढ़ूंगा। आईना मुझे दिखा रहा हूं कुरान तस्लीम पढ़ना है, तो रहमानी, आपसे पूछूंगा। कि जिस अरे आप किताब है को क्या तुम चीज मदरसे में ले जाते हो कितना आतंकवाद पैदा करता है पूरी दुनिया में। से पूछे ये होते कौन है इजाजत देने वाले? मैं खान साहब से पूछ रहा हूं पहले एक सवाल। इनके बेचते क्या है? रुकिए। नहीं रोहित जी, ये तो ठीक बात नहीं है। मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है रोहित जी। नहीं, एक सेकंड रुकिए। अरे नहीं, अरे सर प्लीज एआईएबी वाले प्लीज उनको भी रोक लीजिए थोड़ा सा। जो कुरान यह कहता हो कि बाकी दुनिया के सारे चीजें वो खराब हैं, वैसी चीजें मदरसों में क्यों पढ़ाई जाए? और पढ़ाई जाए तो उसका पैसा मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? अपने मदरसे के लिए मैं कुरान की आयतें पढ़वाऊं। कहां से उठी थी? मैं पढ़वाऊं कुरान की आयतें। अब आप लोग लड़ते रहेंगे तो फिर हो गई बात। ठीक है, सबकी आवाज रोक रहा हूं और एमएच खान के पास जा रहा हूं। रफीकुल इस्लाम आपके पास आता हूं, उसके पहले एक बार एमएच खान को सुन लीजिए। एमएच खान, ये आवाज कहां से उठी थी जब कुछ लोगों ने बैठ के यहीं इसी प्रोग्राम में कहा कि भाई वहाबी किताबें भी पढ़ाई जा रही कुछ मदरसों में, और यहां बैठ के लोगों ने कहा ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली से 150-200 किलोमीटर चले जाइए, वहां ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो सऊदी में बैन है, लेकिन यहां दिल्ली में नई सड़क पे मिल जाती हैं और कुछ मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने अबू बकर अल बगदादी को चिट्ठी लिख दी थी मदरसे की आड़ में और यह कहा था कि आपकी ताजपोशी हुई है, हम आपका स्वागत करते हैं, आप ही बचाएंगे अब दुनिया के मुसलमानों को? क्या वो मदरसे में पढ़ाने वाले लोग नहीं थे? और अगर ऐसी चीजें हैं तो सवाल उठेंगे, जवाब देने पड़ेंगे ना उसके। एमएच खान बोलिए। जी, ऐसी चीजें अगर है तो सवाल, इसको मैं कंडम करता हूं, इसको मैं निंदा करता हूं। देखिए, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि एक जो मदरसे कायम हुए हैं, अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अगर उसका उच्चीकरण हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जितने लोग बैठे हैं, रहमानी साहब बताते हैं कि किसी मदरसे से एक कोई डॉक्टर निकला, एक कोई इंजीनियर निकला, एक कोई आईपीएस निकला, एक कोई आईएएस निकला, कुछ नहीं मदरसे निकला। इस पर्पस के लिए कुरान, मदरसे मेडिकल कुरान नहीं है ना। अरे साहब आपको भी मालूम बोलते रहते हो है। यार। अरे मदरसे से आप डॉक्टर कैसे, आप मदरसे से कैसे, आपके पेड़ से अमरूद कैसे ले सकते हैं? कौन से हुजूर के मानने वाले हो तुम यार? कौन से पेड़ इस्लाम को आप मानने लगा वाले रहे हो हैं, तुम अमरूद की यार? कौन से एक्सपेक्टेशन इस्लाम कर को रहे मानने हैं? वाले हो अजीब तुम बात है यार? ये। अबे अजीब बात है, 1200 रुपए तनख्वाह पर इमाम बनाना चाहते हो हमारे अरे आप मदरसे से हाफिज बना के 1200 रुपए तनख्वाह पे आप उसकी रोजी रोटी छीनना चाहते हो? मदरसा मौलवी पैदा करने के लिए होता है। क्यों नहीं मदरसे में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है? क्यों नहीं अरबी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई जाती है? बताओ ना, क्यों नहीं मॉडर्न स्कूल पढ़ाया जाता है? क्यों सिर्फ अरबी पढ़ाई जाती है? और आप बीच में बोलते हो ना, कुछ मदारिस आप पता नहीं। रहमानी साहब, उन्होंने आपसे एक बड़ा व्यवहारिक सा सवाल पूछा,
उन्होंने पूछा बता दीजिए मदरसे में पढ़े कितने डॉक्टर कितने इंजीनियर आप जानते हैं? आप बता अरे दीजिए, मैंने आप उसी जानते का हैं तो? जवाब दिया रोहित के मदरसा डॉक्टर इंजीनियर बनाने के कॉलेज नहीं है। अच्छा, मदरसे इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है। तो जो सवाल संबित पात्रा ने उठाया कि वो डिग्री की इक्विवेलेंस पा जाते हैं और वो एक्चुअली इक्विवेलेंट होते नहीं है तस्लीम रहमानी, उसका जवाब क्या है? आप तस्लीम रहमानी जो सवाल उन्होंने पहला उठाया कि डिग्री की इक्विवेलेंस मिल जाती है लेकिन पढ़ाई इक्विवेलेंट है नहीं, तो उसका जवाब क्या है तस्लीम रहमानी बताइए? या फिर अब आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको सूट करता है कि बच्चा अनपढ़ ही रहे, नहीं, इसलिए आप चाहते हैं कि वो वैसा ही रहे? की क्या बात है भाई? आप बताइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज से साधु प्रोड्यूस करेंगे क्या? आप वहां से पंडित साहब मुझे ये बता दीजिए ना, मदरसा पढ़ने के बाद तस्लीम रहमानी मुस्लिम आतंकवादी प्लीज एक सेकंड प्लीज खान साहब, उससे हासिल करो। ओके ये खान इस्लाम साहब कहता है कि जिससे मिल जाए, जहां से मिल जाए तालीम हासिल करो। तालीम पे तुम्हारा जोर ही नहीं है। ओके तुम्हारा जोर तो ये है कि ओके रागी साहब आप रुक जाइए प्लीज, मैं जरा रफीकुल इस्लाम और संबित पात्रा दोनों को स्क्रीन पे ला रहा हूं। रफीकुल इस्लाम, सवाल ये कि अभी तस्लीम रहमानी ने खुद कह दिया इस बात को कि भाई मदरसे में डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं भेजते हम, और संबित पात्रा पहली लाइन से कह रहे हैं कि डिग्री का इक्विवेलेंस पा जाते हैं, जबकि असल में क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट होती नहीं है। उस क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट बनाने की यह कोशिश है, क्या आप इसका विरोध करते हैं? देखिए, मैं आसाम, चूंकि आज का डिबेट मेरे ख्याल में आसाम को बेस करके आपने बनाया, शुक्रिया आपका। आसाम में जो मदरसा है इसमें साइंस, मैथ्स, एसामीज, हिंदी, कंप्यूटर और क्लास 10 तक है। और आसाम सरकार की जो बोर्ड है सेवा, आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंडर में इसके एग्जाम चलता है, इसका पुस्तक है, कोर्स करिकुलम है, इंस्पेक्शन होता है, सब कुछ होता है यहाँ। मैं खुद आसाम के मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर डिग्री किया हूँ, पीएचडी किया हूँ गुवाहाटी विश्वविद्यालय से। मैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय में पढ़ाया, मैं टीचर था, मैं आज विधायक हूँ। मेरा एक फ्रेंड है पॉलिटिकल साइंस का, वो प्रोफेसर है। मेरा एक साथी है कॉटन विश्वविद्यालय में टीचर है। बताइए तस्लीम रहमानी आपका भी नाम नहीं ले पाए और ठेकेदारी करते हैं दुनिया भर के मुसलमानों की। तस्लीम रहमानी ये तक नहीं बता पाए कि आप मदरसे से पढ़े हैं और डॉक्टरेट भी हैं और दुनिया भर के मुसलमानों की ठेकेदारी वो करते हैं। देखिए, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, इसका मतलब आप बिल्कुल भी एजुकेशन सिस्टम को समझना नहीं चाहते। मदरसे रहमानी साहब कर रहा आपके साथ ये लोग कौन बोल रहे हैं आपकी सर? वो फर्दर रहमानी साहब किस मुंह से जाते हैं लोगों के बीच में वोट मांगने? इसीलिए 150 वोट मिलता है, इसीलिए 150 वोट मिलता है। आप या तो एजुकेशन सिस्टम को नहीं समझ रहे। अरे सर, एजुकेशन सिस्टम का मसले से ज्यादा इस समय तो पॉलिटिकल सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना चाहता है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है ना संबित पात्रा। अब बताइए जो बात रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं उस पर जवाब क्या है? संबित पात्रा बोलिए। बेसिकली रहमानी साहब सुन लिया, आपको पता लग गया। उसके बाद आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा मदरसे में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। आपके सामने बैठा वो आदमी कह रहा है कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं पढ़ाता रहा हूं, मैं डॉक्टरेट कर चुका हूं और मैं मदरसे से पढ़ा हूं। आप उसी का नाम ले देते कम से कम, आप पूछे उसी का नाम ले देते कम से कम आप। अरे आप ये पूछे ना, ये मौलाना खुद को लिखते हैं या नहीं लिखते? आप पूछे एमएलए साहब से। रहमानी साहब आप भी मदरसे पढ़े कि नहीं? पूछे मौलवी है ये, आप भी मदरसे गए कि नहीं, पढ़े कि नहीं मदरसे में तस्लीम रहमानी? अरे मैं कभी मदरसे में नहीं गया। ओके चलिए ठीक है, इसका मतलब ये तो मदरसे में गए हैं, मॉडर्न स्कूल में पढ़ते तो ऐसे थोड़ी भी फटाफट से जल्दी से। हाँ। ये इक्वलाइजेशन संबित पात्रा जल्दी से देखिए आपने पात्रा यहाँ बैठ के देखिए आज इनके अंदर के कंफ्यूजन आपके सामने आया है। जल्दी से इनके ये अभी आप देखिए, अभी रहमानी साहब खुद कह रहे हैं कि डिग्री इक्विवेलेंस नहीं है। ये बोल रहे हैं कि AIADUF के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी मौलाना है और उसके बाद उसी लाइन में डॉक्टरेट किया हुआ है। तो स्पष्ट रूप से इनके खुद के हेडमास्टर सब अलग अलग यहाँ बयान दे रहे हैं। और आप तो खुद, मैं तो रहमानी जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं भैया, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं ये जो डिग्री इक्विवेलेंस का गोरख धंधा चल रहा है उसको बंद करने की आवश्यकता है और उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आसाम ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। दूसरी बात मैं कह दूं, जब भगवत गीता किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है तो ये सारे लोग हम पे टूट पड़ते हैं कि अच्छा भगवत गीता पढ़ाया है, नागपुर ने तुम्हें भेजा है भगवत गीता पढ़ाने के लिए, अभी बोल रहे पढ़ाओ ना भगवत गीता पढ़ाओ ना, हमने रोका है क्या भगवत गीता पढ़ाने के
लिए। आप रोज, ये रहमानी जी रोज बैठ के बोलते थे ना भगवत गीता नहीं पढ़ाना चाहिए, किसी स्कूल में भगवत गीता अगर पढ़ाया जाता है तो वो गैर संवैधानिक है, आरएसएस का एजेंडा है। आज बोल रहे पढ़ाओ, किसने रोका पढ़ाने के लिए? ये दोगला मापदंड नहीं। समय खत्म हो गया। हम उस दौर में है जिस वक्त देश एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसमें कम से कम इस तरह के विवाद खत्म हो जाने चाहिए कि कोई धार्मिक एजेंडा लाना चाहता है या कोई राजनीतिक एजेंडा लाना चाहता है। एजेंडा केवल एक होना चाहिए, जो बच्चे वहां स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी बेहतरी का, उनको बेहतर इंसान बनाने का, बेहतर नागरिक बनाने का और बेहतर प्रोफेशनल्स बनाने का, जो देश की अर्थव्यवस्था को और देश के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सके। छोटा सा ब्रेक लेंगे। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या असम में सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला ठीक है? जवाब जो हमारे पास आए 94%, 94% लोगों को लगता है हां फैसला ठीक है, जबकि 6% लोगों का कहना है कि फैसला सही नहीं। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।